नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो हमने जो कल क्लास किया था सैम्पलिंग के कल क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। जो इसका दूसरा टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसके बारे में आज समझेंगे और उसके कितने प्रकार हैं उसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं, किसी भी शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने सैम्पलिंग क्या था कि कोई जनसंख्या में से किसी चीज़ को चुनना, किसी छोटी चीज़ को चुनना, मतलब एक यूनिट को चुनना, तो उसी को क्या कहते थे, सैम्पलिंग। जैसे आप एक बोरे चावल को देखते हो तो उसमें से जो थोड़े से हाथ में चावल ले रहे हो उसी को क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं, ठीक। ये ध्यान रखना आप पे। जैसे आपका ब्लड टेस्ट करना है तो जो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या होता है, जो सुई से ब्लड निकालता है तो वो क्या होगा, जो सुई में जो ब्लड जाता है तो वही आपका क्या होगा, सैंपल होगा। उसी के आधार पे आप क्या निष्कर्ष बताएगा आपका ब्लड कैसा है, किस तरह का है, ठीक, और कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो ये चीज़ होती हैं। तो सैम्पलिंग आपको समझ आ गई। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। सैम्पलिंग के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या था कि सभी सदस्य को चुने जाने का इक्वल चांस था, समान अवसर था। जो इसका सैम्पलिंग का दूसरा टाइप है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यहाँ पे आपको सभी सदस्यों को जो चुने जाने का जो है अवसर समान नहीं होता है, नॉट इक्वल चांस है। यहाँ पे क्या होगा, नॉट इक्वल चांस, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सभी को चुने जाने का समान अवसर नहीं मिलता है, समान अवसर नहीं मिलता, ठीक। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग था यहाँ पे इक्वल चांस था, इक्वल चांस। अब ध्यान दो, यहाँ पे इक्वल चांस कहने का सेंस समान अवसर मिलता है, समान अवसर मिलता है, ठीक। यहाँ पे ध्यान रखो। अब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड को समझते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक। इसी को क्या कहते हैं, असंभावित निदर्शन, असंभावित निदर्शन। अब एक चीज ध्यान दो, असंभावित निदर्शन क्या होता है। यहाँ पे लिखते हैं असंभावित निदर्शन, ऐसा सैम्पलिंग मतलब जिससे हर सदस्य को चुने जाने का समान अवसर नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसी को परिभाषा के तौर पे लिखते हैं, ऐसा सैम्पलिंग जिसमें जनसंख्या के हर सदस्य के, जनसंख्या के हर सदस्य के, हर यानी प्रत्येक सदस्य के जो चुने जाने की संभावना है, हर सदस्य के चुने जाने की संभावना मतलब क्या होता है, चांस, चुने जाने का बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बराबर नहीं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग था उसमें जो सेलेक्ट होने का जो चांस है, चुने जाने का यानी सेलेक्ट होने का जो चांस है आपका बराबर नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सैंपल जो आप सेलेक्ट करेंगे, सैंपल चुनना, शोधकर्ता के निर्णय, सुविधा या अनुमान पर निर्भर करता है, सुविधा या अनुमान पर निर्भर करता है, अनुमान
पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। अब ध्यान रखो, न कि पूरी रैंडम तरीके से, न कि पूरी तरह से रैंडम तरीके पे। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। अब ध्यान रखो, एक चीज़ और यहाँ पे समझो, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग था वो बायस नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो शोधकर्ता था वो जो सैंपल लेता था वो रैंडम तरीके से लेता था। लेकिन ध्यान रखो, यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि यहाँ पे शोधकर्ता खुद अपने अनुमान के आधार पे, अपने उद्देश्य के आधार पे, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, शोधकर्ता खुद कर रहा है, तो यहाँ पे बायस क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे रैंडम सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है, न कि इक्वल चांस सबको दिया जा रहा है। जब इक्वल चांस नहीं दिया जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, बायस हो जाएगा। बायस मतलब पक्षपातपूर्ण, अनबायस मतलब पक्षपात रहित, मतलब पक्षपात होगा ही नहीं, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। तो रैंडम जो सैम्पलिंग, मतलब प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग था या रैंडम उसी को कहते थे, तो ध्यान रखना वहाँ पे बायस नहीं होगा, मतलब पक्षपातपूर्ण नहीं होगा। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, वहाँ पे बायस होगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। अब यहाँ पे समझो नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप। नॉन प्रोबेबिलिटी कितने प्रकार के होते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब ध्यान रखो यहाँ पे असंभावित निदर्शन, असंभावित निदर्शन। अब ध्यान रखो आप यहाँ पे असंभावित निदर्शन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कई प्रकार के होते हैं। इसमें मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है आपके वो 4 प्रकार हैं, ठीक, क्योंकि वही एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पे चारों टाइप को देखते हैं। पहले टाइप को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी परिभाषा को समझेंगे। जो पहला आपका टाइप है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब सुविधा अनुसार। कन्वीनियंस सैम्पलिंग यानी सुविधा अनुसार, सुविधा सैम्पलिंग जिसे कहते हैं, सुविधा सैम्पलिंग। अब ध्यान रखो, जो दूसरा टाइप है आपका जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग, इसी को क्या कहते हैं, परपोसी सैम्पलिंग, मतलब उद्देश्य परक, मतलब सैंपल, ठीक, ये चीज ध्यान रखना। अब जो तीसरा आपका है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग। अब जो चौथा आपका है, आपका कौन सा है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नो बॉल सैम्पलिंग। अब एक चीज़ ध्यान रखना, स्नोबॉल, यहाँ पे स्नोबॉल जो होता है इसे नेटवर्क सैम्पलिंग कहते हैं या चैन सैम्पलिंग कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। स्नोबॉल को हिंदी में भी स्नोबॉल कहते हैं, स्नोबॉल, ठीक। कोटा को ही हिंदी में कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। अब जो जजमेंटल है इसे उद्देश्य परक सैम्पलिंग कहते हैं, उद्देश्य परक सैम्पलिंग, ये चीज़ ध्यान रखना। अब जो पहला टाइप हम लोग का, उसे हम समझते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है। कन्वीनियंस, इसके नाम आप लोग याद रखिएगा कि इसके किस किस नाम से जाना जाता है। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, क्योंकि इसके जो अलग अलग नाम है उसको पूछता है एग्जाम में। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, हफाजत सैम्पलिंग, और जो तीसरा आपका इसका नाम है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, डेंटल सैम्पलिंग। अब ध्यान रखो आप लोग, कन्वीनियंस मतलब होता है सुविधा,
आप अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर रहे हो, सैंपल ले रहे हो। मान लो आप कहीं खड़े हो, वहीं से आपको मिल गया कि ये मेरे पार्टिसिपेंट होंगे, तो क्या होगा, वहाँ से आप सैंपल ले लिए। ठीक, तो आप जहाँ भी आपको लग रहा है कि हमारे सुविधा अनुसार है किसी चीज़ सैंपल को लेना, तो वहाँ से आप सैंपल ले रहे हो। इसे क्या कहते हैं, इसे अनियमित सैंपल कहते हैं, आकस्मिक सैंपल कहते हैं, अवसरवादी सैंपल कहते हैं, या लापरवाहीपूर्ण निदर्शन कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पे एक चीज़ परिभाषा लिखो पहले आप लोग। जो लोग आसानी से उपलब्ध हो उनसे डेटा लेना। जो लोग आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो, उनसे डेटा लेना, उनसे डेटा लेना। अब एक और परिभाषा आप समझो एकदम आसान लैंग्वेज में। जो लोग या चीज़ें आसानी से मिल जाए उन्हीं से सैंपल लेना। जो लोग या चीज़ें आसानी से मिल जाए, आसानी से मिल जाए, उन्हीं से सैंपल लेना, उन्हीं से सैंपल लेना। इसी को क्या कहते हैं, कन्वीनियंस। अपनी सुविधा अनुसार क्या करो, सैंपल लो। इसमें शोधकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार डेटा लेता है, न कि पूरी जनसंख्या को बराबर मौका देता है, क्योंकि नॉन रैंडम है, मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी है। ठीक, तो इसी को क्या कहेंगे, इसमें शोधकर्ता क्या करता है, अपनी सुविधा के अनुसार डेटा लेता है। इसमें शोधकर्ता क्या करता था, अपनी सुविधा के अनुसार डेटा लेता है। इसमें शोधकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार डेटा लेता है, न कि पूरी जनसंख्या में बराबर मौका देता है। न कि पूरी जनसंख्या को क्या करता है, बराबर मौका देकर, न कि पूरी जनसंख्या को बराबर मौका देकर। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है, जहाँ पे शोधकर्ता सिर्फ अपनी सुविधा, मतलब हम खुद, मान लो अब अगर हम एज अ रिसर्चर हैं, एज हम शोधकर्ता हैं, तो हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार। अगर हम बाहर अपने घर रूम से ही बाहर निकल गए, तो हम किसी को भी अपना क्या कर दें, सैंपल ले लें, तो उसी को कहते हैं, उसी से डेटा ले लेते हैं। तो वही सुविधा अनुसार, इसी को किस नाम से जानते हैं, कन्वीनियंस, हफाजत या एक्सीडेंटल, मतलब आकस्मिक। ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसको ध्यान रखो, एक चीज़ और इसमें लिखो, इसे अनियमित आकस्मिक, इसे अवसरवादी या लापरवाहीपूर्ण निदर्शन कहते हैं, या लापरवाहीपूर्ण निदर्शन कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दो, इसमें क्या होता था, कहीं से भी सैंपल ले लेते हैं। इसमें कहीं से भी सैंपल ले लेते हैं। इसमें कहीं से भी सैंपल ले लेते हैं, मतलब कन्वीनियंस, मतलब शोधकर्ता के सुविधा अनुसार क्या होता है, डेटा लिया जाता है। ठीक, अब जैसे एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे,
जो आपका उदाहरण, कॉलेज के बाहर खड़े छात्रों से इंटरव्यू करना। उदाहरण, उदाहरण आप समझो, कॉलेज के बाहर आप खड़े हो, तो जितने भी आप छात्र देख रहे हैं यहाँ पे हैं, तो उससे क्या करना, इंटरव्यू लेना, मतलब अपनी सुविधा अनुसार ले लो। कॉलेज के बाहर, कॉलेज के बाहर, कॉलेज के बाहर खड़े छात्रों से इंटरव्यू करना, खड़े छात्रों से इंटरव्यू करना, इंटरव्यू करना यानी साक्षात्कार करना, लेना, ये चीज़ हो गया। अब जो दूसरा टाइप है इसका, जो आपका जजमेंटल सैम्पलिंग या उसी को परपोसिव सैम्पलिंग या अपने पर्पस के हिसाब से करना। तो दूसरा टाइप आपका जजमेंटल सैम्पलिंग, उसको दूसरे नाम से जानते हैं परपोसिव सैम्पलिंग। जजमेंटल या परपोसिव सैम्पलिंग, परपोसिव सैम्पलिंग क्योंकि यहां से नाम पूछता है। इसी को क्या कहते हैं, उद्देश्यपरक निदर्शन। उद्देश्यपरक, उद्देश्यपरक निदर्शन। अब ध्यान दो आप लोग इसमें यहाँ पे कि उद्देश्यपरक, इसमें नाम से स्पष्ट है कि जो शोधकर्ता होगा एक उद्देश्य होगा उसका, उसके आधार पे क्या करेगा, सैंपल लेगा। यहाँ पे जजमेंटल अपने मतलब एक उद्देश्य, एक जज होगा, उसके पास एक ठोस बात होगी कि हमको इन्हीं लोगों से बात करना, तभी मेरे बातों का जो मेरे रिसर्च है उससे क्या होगा, मेरे सार्थक होंगे। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं परिभाषा, तब आपको समझाते हैं। शोधकर्ता, शोधकर्ता, शोधकर्ता अपनी समझ से ऐसे लोगों को चुनता है, शोधकर्ता अपनी समझ से ऐसे लोगों को चुनता है चुनता है जो सबसे उपयोगी जानकारी दे सके, जो सबसे उपयोगी जानकारी दे सकें, उपयोगी जानकारी दे सके, दे सके। ठीक, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल तो समझो, तब आपको एकदम क्लियर होगा कि कैसे यहाँ पे परपोसिव सैम्पलिंग होता है। उदाहरण, आप ध्यान रखो, यहाँ पे किसी बीमार पर स्टडी करने के लिए क्या करूँ, सिर्फ डॉक्टरों से बात करूँ। किसी बीमारी पर स्टडी करने के लिए, किसी बीमारी पर स्टडी करने के लिए, बीमारी पर स्टडी करने के लिए, मान लो आपके पास पर्पस है कि बीमारी पर स्टडी करना, तो उससे जो आपका पर्पस है उसके आधार पर जवाब कौन देगा, तो डॉक्टर होंगे। स्टडी करने के लिए सिर्फ डॉक्टरों से बात करना, यहाँ पे सिर्फ मतलब हमारा एक पर्पस हो गया कि इस बीमारी पर, हम इस बीमारी पर स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी कौन देगा, डॉक्टर ही तो देंगे। तो हमारा उद्देश्य कौन होगा, सैंपल कौन होगा, डॉक्टर। तो सिर्फ डॉक्टरों से बात करना, सिर्फ डॉक्टरों से बात करना। मतलब यहाँ पे परपोसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग में क्या होता है, जो शोधकर्ता होता है, जो उसको सैंपल लेना है, वो एक उद्देश्य होगा उस सैंपल का लेने के पीछे। ठीक, ये ध्यान रखना, मतलब परपोसिव सैम्पलिंग को जजमेंटल सैम्पलिंग कहते हैं, ये नाम याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्या पूछता है कि परपोसिव सैम्पलिंग को किस और नाम से जानते हैं, तो जजमेंटल सैम्पलिंग के नाम से। अब जो तीसरा टाइप है आपका कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग जिसे हिंदी में कोटा निदर्शन कहते हैं। अब ध्यान रखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोटा मतलब होता है एक फिक्स है, कि एक चीज को फिक्स कर दो। कोटा का अर्थ, कोटा
कोटा का अर्थ मतलब क्या होता है, फिक्स। जैसे आप समझो एक जैसे आज के समय में अब जब सरकार जो है वो क्या कर रहे हैं, राशन बांट रही है, तो राशन एक फिक्स है ना, कोटा मिलता है आपको, उसको क्या बोलते हैं, कोटा। कोटा मतलब फिक्स, एक फिक्स अमाउंट में ही आपको राशन मिलती है कि एक यूनिट, एक लोग पे कितना यूनिट मिलता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे ध्यान रखो, किसी पर्टिकुलर बेस पे सैंपल साइज को फिक्स कर दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर साइज बेस के आधार पर, बेस पर सैंपल साइज को क्या किया जाता है, फिक्स, मतलब वहीं पे फिक्स कर दिया जाता है। सैंपल साइज को, सैंपल साइज को फिक्स कर दिया जाता है। एक और परिभाषा आप समझो यहाँ पे कोटा सैंपलिंग का। अब इसमें जनसंख्या को अलग अलग समूहों में के लिए तय संख्या रखना, ठीक, और उस संख्या से डेटा लेना। अलग अलग जनसंख्या की अलग 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 क्या करो आप, समूहों के लिए एक फिक्स कर दो, अलग अलग समूहों के लिए क्या करो, तय संख्या रखना। तय संख्या, तय संख्या मतलब कोटा, ये क्या करो, फिक्स कर दो, कोटा रखना। अब ध्यान रखो क्या होता है, और उससे उस संख्या से क्या करो, उस संख्या तक डेटा लेना, और उस संख्या से डेटा लेना, और उस संख्या से डेटा लेना। एग्जाम्पल समझो आपको और अच्छे से समझ आएगा। उदाहरण, जैसे आप क्या करो, सिर्फ 50 साल से अधिक लोगों का अध्ययन करो, मतलब एक क्या हो गया, फिक्स कर दिए आप जनसंख्या को, क्या किए, सिर्फ 50 साल से ऊपर के लोगों को ही हम अध्ययन करेंगे, तो आप जो कोटा है इसको फिक्स कर दिए। उदाहरण, अब ध्यान रखो यहाँ पे एज के हिसाब से आप फिक्स कर सकते हो, ठीक, आप सेक्स के हिसाब से फिक्स कर सकते हो, या मेल या फीमेल के हिसाब से क्या करते हो, आप अपने जनसंख्या को फिक्स कर दोगे, यानी मतलब एक लिमिट अमाउंट कर दोगे, मेल या फीमेल, ईटीसी मतलब एक्स्ट्रा, इसमें कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल समझो, सिर्फ 50 साल से अधिक लोगों का अध्ययन, सिर्फ 50 साल से 50 साल से अधिक लोगों का अध्ययन, 50 साल मतलब यहाँ पे एज है 50 साल, उम्र से अधिक, उम्र से अधिक लोगों का अध्ययन, लोगों का अध्ययन। इसका ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है, तो मार्केटिंग में इसका क्या होता है, कोटा, मतलब कोटा जो सैम्पलिंग है इसका मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक, आज के समय में देखो एपीएल या बीपीएल जो एबो पॉवर्टी लाइफ या बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइफ है, वो कार्ड जो है ना वो भी क्या है, आपका कोटा सैम्पलिंग है। ठीक, ये ध्यान रखना। अब आते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है, स्नो सैम्पलिंग, स्नो बॉल सैम्पलिंग या नेटवर्क सैम्पलिंग या चैन सैम्पलिंग। जो चौथा टाइप है आपका स्नो बॉल सैम्पलिंग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछता है ये एग्जाम में। स्नो बॉल सैम्पलिंग या नेटवर्क सैम्पलिंग, नेटवर्क सैम्पलिंग, या इसी को क्या कहते हैं, चैन सैम्पलिंग, क्योंकि यहाँ पे चैन बनती रहती है, चैन सैम्पलिंग। ठीक, अब ध्यान रखो इसको कई नामों से जानते हैं, स्नो बॉल सैम्पलिंग, नेटवर्क सैम्पलिंग या चैन सैम्पलिंग, ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि आपके ऑप्शन जब मिलेंगे यहाँ पे चैन सैम्पलिंग क्या है कि नेटवर्क, क्योंकि आप स्नो बॉल से सबको याद है कि स्नो बॉल क्या होता है, लेकिन जब इसी को जब नेटवर्क सैम्पलिंग या चैन सैम्पलिंग लिख दे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये किसका ऑप्शन है, ये तो पढ़े ही नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग।
अब स्नोबॉल को समझो क्या होता है। स्नोबॉल सैंपलिंग, पहले कुछ लोगों को चुनना, पहले कुछ लोगों को चुनना, कुछ लोगों को चुनना, ठीक। अब ध्यान रखो, फिर उनसे और लोगों का नाम पूछकर सैंपल बढ़ाना, फिर उनसे और लोगों का नाम पूछकर सैंपल बढ़ाना, नाम पूछकर सैंपल बढ़ाना, सैंपल बढ़ाना, इसी को क्या कहते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। जैसे बर्फ का गोला जब आप ऊपर से लुढ़काते हैं तो नीचे जैसे जैसे आता है तो बर्फ एक दूसरे में जमा होती जाती है और वो बर्फ क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग, मतलब बर्फ का गोला होता है ये। तो बिल्कुल बर्फ का गोला लुढ़कने पर, बिल्कुल बर्फ का गोला लुढ़कने पर, बिल्कुल बर्फ का गोला लुढ़कने पर, लुढ़कने पर क्या होता है कि जैसे जैसे गोला आगे बढ़ता है, बर्फ का गोला, वो क्या होता है, बड़ा होता जाता है। पर जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे बड़ा होता जाता है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से समझो। मान लो ये पहाड़ है, ठीक। यहाँ से आप क्या करो, एक बर्फ का गोला नीचे की तरफ जा रहा है। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये जो बर्फ का गोला नीचे की तरफ जा रहा है तो ये क्या होगा, और इसमें से ये क्या होगा, चिपकता जाएगा इस गोले में, फिर ये और बड़ा होगा, यहाँ पे और बड़ा होगा। अब ध्यान रखो, यहाँ पे और बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या होता है, स्नोबॉल सैंपलिंग होता है। धीरे धीरे नीचे की तरफ जब जैसे जैसे जाएगा वो बर्फ का गोला अपने आप में और बर्फ को समेटता जाएगा और ये बर्फ क्या होगा, बढ़ता जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग। यहाँ पे एग्जाम्पल समझो आप, उदाहरण में क्या होता है, जैसे मान लो आप क्या करो, जैसे कुछ ऐसे 2-3 लोगों को ढूंढो जिस पे आप मान लो यहाँ पे नशा कोई व्यक्ति कर रहा है। ये नशा आपको 2 से 3 व्यक्ति को पता, मतलब आप सैंपल ले लिए 2 से 3 व्यक्ति को। अब ये 2-3 व्यक्ति से बोलो आप 2-2 लोगों के नाम सुझाओ। तो ये दूसरा वाला व्यक्ति क्या किया, 2 लोगों के नाम सुझाया, ठीक। ये 2 लोगों का क्या किया, नाम सुझाया। ये जो तीसरा वाला व्यक्ति था ये भी क्या किया, 2 लोगों का नाम बताया कि ये लोग नशा करते हैं, ठीक। अब इन दोनों लोगों से बोला गया कि आप भी क्या करो, 2 लोगों का नाम सजेस्ट करो। तो ये 2 लोगों के नाम सजेस्ट किए, ठीक। अब ध्यान रखो, जैसे कलर इसलिए चेंज किया जा रहा है ताकि आपको समझ आए। अब यहाँ पे ये 2 लोगों के मतलब एक समझो आप कि यहाँ से एक क्या बन रहा है, नेटवर्क बनता जा रहा है। जैसे आप एक फिल्म देखे होंगे जिसमें बोला जाता था आप हमें थैंक यू ना बोलो बल्कि 3 लोगों का और हेल्प करो। जैसे उसमें क्या हो रहा था, चैन बनता जा रहा था, नेटवर्क बनता जा रहा था। अब ध्यान रखो, फिर इनसे भी बोला गया 2 लोगों का आप नाम सजेस्ट करो जो नशा करते हैं। इनसे भी बोला गया 2 लोगों का नाम सजेस्ट करो, इनसे भी 2 लोगों का नाम सजेस्ट करो। अब ध्यान रखो, यहाँ पे 2-2 लोगों का जब नाम सजेस्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, गोला बढ़ते जा रहा है, मतलब ये सैंपल बढ़ते जा रहा है। तो यही क्या बोलता है, सैंपल स्नोबॉल सैंपलिंग। अब ध्यान रखो आप लोग, यह क्या बन रहा है, यहाँ पे एक नेटवर्क बन रहा है या यह चैन बन रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, नेटवर्क सैंपलिंग या चैन सैंपलिंग। अब इसमें एक थोड़ा सा मिक्स टॉपिक पढ़ लो, जनगणना क्या होता है और सैंपलिंग क्या होता है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जनगणना और सैंपलिंग, क्योंकि जनगणना और सैंपलिंग में आप जब डिफरेंस जान जाएंगे तो समझ जाएंगे जनगणना क्या होता है और सैंपलिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जनगणना। जनगणना आपको नाम से स्पष्ट हो जाए, जन धन गणना। तो जन धन जब गणना हो, जन मतलब लोग, प्रत्येक लोगों की गणना करना, उसी को क्या कहते हैं, जनगणना। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंसस। सेंसस। और जो सैंपलिंग जो आपका है उस मतलब पूरे जनसंख्या में से थोड़े लोगों को चुनना ही क्या कहता है, सैंपलिंग कहलाता है। सैंपलिंग, सैंपलिंग को क्या कहते हैं, निदर्शन। निदर्शन, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे डिफरेंस समझो, समग्र या संपूर्णता के सभी इकाइयों से जानकारी, मतलब सभी लोगों से जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, जनगणना।
सभी लोगों से, सभी लोगों, सभी या प्रत्येक लोगों से जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना, प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? जनगणना कहलाता है। मतलब सभी लोगों का गणना करना जनगणना कहलाता है। अब ध्यान रखो, यहाँ पे पहले हम जनगणना को पूरा समझ लेंगे, तब उसके बाद सैम्पलिंग को समझेंगे। जो दूसरा इसका पॉइंट है, हर व्यक्ति तक पहुँचना, मतलब प्रत्येक व्यक्ति तक। अब ध्यान रखो, हर व्यक्ति तक पहुँचना मतलब कंप्लीट स्टडी, हर व्यक्ति तक पहुँचना मतलब कंप्लीट आप स्टडी कर रहे हो, कंप्लीट। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है? सभी व्यक्ति का अध्ययन, सभी व्यक्ति का अध्ययन। अब ध्यान रखो, जो चौथा का पॉइंट है, यहाँ पे जब सभी व्यक्तियों का अध्ययन करोगे तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आपका समय लगेगा, श्रम लगेगा, धन भी अधिक क्या लगेगा? समय, श्रम और धन की अधिक मात्रा खर्च होगी। धन अधिक है, समय भी अधिक लगेगा आपका, धन भी अधिक लगेगा और क्या होगा? श्रम भी अधिक लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो विश्वसनीयता होगा वो बहुत अच्छा होगा। मतलब आप जब सभी लोगों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे विश्वसनीयता बनी रहेगी, मतलब अधिक विश्वसनीय होगा। अधिक विश्वसनीय प्लस सटीकता होगी, अधिक विश्वसनीयता और सटीकता, मतलब अधिक सटीकता। ठीक। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे एरर जो होगा, मतलब त्रुटि होगा, बहुत कम होगा। एरर या त्रुटि नहीं होती है, त्रुटि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोगों का स्टडी कर रहे हो, नहीं होता है। अब ध्यान रखो, जो पांचवा जो होगा, मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, यहाँ पे जो जनसंख्या होगी वो कैसा होगा? हेट्रोजीनियस होता है, मतलब विषमता जनसंख्या। यहाँ पे इसका नेचर कैसा होगा? हेट्रोजीनियस, प्रकृति यानी नेचर इसकी कैसी होगी? विषमता होगी, विषमता मतलब हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ये चीज़ ध्यान रखना। अब आते हैं अपने सैम्पलिंग पे। सैम्पलिंग क्या होता है? मतलब संपूर्ण जनसंख्या में से, पूरी जनसंख्या में से कुछ कुछ लोगों का चुनना ही क्या कहता है? सैम्पलिंग कहलाता है। संपूर्ण जनसंख्या में से, संपूर्ण जनसंख्या में से कुछ लोगों का चुनना, कुछ लोगों का चुनाव कुछ लोगों को चुनना सैम्पलिंग कहलाता है, सैम्पलिंग कहलाता है। अब यहाँ पे हर व्यक्ति तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि आप तो कुछ ही व्यक्ति को चुन रहे हो, तो यहाँ पे पार्टिकल होगा, पार्टिकल मतलब पर्टिकुलर होगा। ठीक। यहाँ पे चुने हुए लोगों का अध्ययन करेंगे, सिर्फ चुने हुए लोगों का, सिर्फ चुने हुए लोगों का अध्ययन, क्योंकि यहाँ पे सैम्पलिंग है आपका। सैम्पलिंग में सिर्फ चुने हुए लोगों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे समय, धन और श्रम क्या होगा? तीनों क्या होगा? कम लगेगा। समय, श्रम और धन तीनों क्या होगा? कम होगा। कम लगेगा या कम होगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। क्योंकि यह जैसे जनगणना बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रत्येक लोगों का अध्ययन किया गया, यहाँ पे सिर्फ चुने हुए लोगों का अध्ययन होगा, तो यहाँ पे कम विश्वसनीय और सटीकता, कम विश्वसनीय व सटीकता। यहाँ पे एरर जो होगा वो होगा। एरर मतलब ये डिफरेंट क्या करे, यहाँ पे एरर होता है, मतलब त्रुटि होता है। एरर या त्रुटि होता है, त्रुटि होता है।
अब इसका जो लास्ट पॉइंट है इसकी प्रकृति कैसी होगी, होमोजीनियस। प्रकृति या नेचर होमोजीनियस यानी समानता होगी, समानता मानी होमोजीनियस, होमोजीनियस। अब ध्यान रखो आप लोग, यहाँ आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप पढ़ा दिए गए और यहाँ पे जनगणना और निदर्शन में डिफरेंस बता दिया गया है कि जनगणना क्या होता है, निदर्शन क्या होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।